ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। ईरान युद्ध से ट्रंप की साख को बड़ा झटका लगा है। कैसे ट्रंप युद्ध के बाद अपने सहयोगियों के बीच अकेले पड़ गए हैं, आज उसका विश्लेषण हम करेंगे। ईरान युद्ध के भारत पर साइड इफेक्ट अब गैस रसोई चूल्हे तक ही दिख रहे थे। अभी तक एलपीजी संकट के बाद कैसे देश में मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है, इसकी वीडियो रिपोर्ट आपके सामने होगी। बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही तबादला एक्सप्रेस दौड़ पड़ी है। क्या तबादलों से कोई बड़ा चुनावी खेला होने वाला है, ये खबर भी जरूर देखिएगा। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट डरी दुबई। आइए शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले ईरान युद्ध में हुई डोनाल्ड ट्रंप की किरकिरी पर बात करेंगे। युद्ध के 17 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप की बात में कोई वजन नहीं रह गया। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों से एक अपील की थी। अपील यह थी कि सहयोगी देश हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने युद्धपोत भेजें ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखा जा सके। युद्धपोतों की सुरक्षा के बीच तेल गैस के जहाजों की आवाजाही कराई जा सके। ट्रंप को लगता था कि उनके एक बार कहने पर सहयोगी देश एवेंजर्स की तरह असेंबल हो जाएंगे, यानी तुरंत इसके लिए राजी हो जाएंगे। सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात टालने का साहस कोई नहीं करेगा। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर सहयोगी देशों ने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया। मतलब ज्यादातर देशों ने कह दिया कि यह हमसे ना हो पाएगा। अब ट्रंप की हालत ऐसी है जिसे ये कहावत में अगर हम कहें तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इस बात से बौखलाए ट्रंप सहयोगी देशों को धमका रहा है, नाटो देशों को अंजाम भुगतने का डर दिखा रहा है। इसके अलावा ट्रंप को यह भी लगता है कि कोई मेरी सुनता क्यों नहीं। जिन देशों ने ट्रंप को ना कहा है उनमें कुछ तो ऐसे हैं जो नाटो अलायंस के मेंबर हैं, बावजूद इसके वो ट्रंप की बात मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप की बात पर कोई जरा सा भी लोड नहीं ले रहा। तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर कैसे ट्रंप की उम्मीदों को झटका लगा है और सहयोगी देशों ने क्या कहकर डोनाल्ड ट्रंप को मना किया है, पहले इस पर एक रिपोर्ट देखिए। आगे आपको दिखाएंगे कैसे तेहरान ने पश्चिम देशों के रिश्तों में दरार डाल दी है। We are talking to other countries about working with us for the policing of the strait. ये देखिए, ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध को 17 दिन हुए हैं। 17 दिन की लड़ाई में हालत ये है कि अब अमेरिका को ईरान के खिलाफ सहयोगियों के सामने मदद के लिए हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए सहयोगियों से गुहार लगानी पड़ रही है। ये वही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है जो कह रहे थे कि हम जीत गए, ईरान को तबाह कर दिया, ईरान घुटनों पर आ गया। अब वही डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा को लेकर सहयोगियों से मदद मांग रहे हैं। मजे की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की मदद मांगने के बावजूद ज्यादातर सहयोगी और नाटो देश भी उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं, मदद करने को तैयार नहीं है। Working with us for the policing of the strait. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रखा है। इसका अंजाम गैस और तेल की कमी के तौर पर पूरी दुनिया भुगत रही है। ट्रंप के सहयोगी उन पर हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने का दबाव बना रहे हैं। उधर ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक हमले नहीं रुकेंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला नहीं जाएगा। इस धमकी के बीच अमेरिका ने ईरान के खर्ग द्वीप पर स्ट्राइक की थी। अमेरिका को लगता था कि इसके बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बल्कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर हमले का पलटवार करने के लिए सेजल मिसाइल जैसी खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ देशों का नाम लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट पर युद्धपोत भेजने की बात कही थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा था, उम्मीद है कि चीन, जापान, फ्रांस, साउथ कोरिया और ब्रिटेन जो इससे प्रभावित हैं वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने शिप भेजेंगे, जिससे उस देश की हॉर्मुज स्ट्रेट वाली धमकी खत्म हो जाएगी जो तबाह होने की कगार पर है। इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और नाटो देशों को अमेरिका की तरफ से दी गई मदद का एहसान जताते हुए शिप भेजने की बात कही।
remember, like as an example, many cases the NATO countries, we're always there for NATO. We're helping them with Ukraine. And many it's got a notion that between us doesn't affect us, but we've helped them. It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor, which is just keeping the Strait open. And by comparison, it's small because Iran has very little firepower. आपको पता है कि इन देशों ने ट्रंप की बात को कितनी सीरियसली लिया? जापान ने शिप भेजने से इनकार कर दिया, तुर्की भी बिल्कुल पीछे हट गया, ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्रंप को भाव नहीं दिया। इसके अलावा ब्रिटेन, साउथ कोरिया और चीन ने भी ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। यानी अब ट्रंप के सहयोगी भी उन्हें हल्के में लेने लगे हैं। इसकी वजह यह भी है कि ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप अपने टारगेट से भटकते नजर आ रहे हैं। दरअसल ईरान युद्ध ने पश्चिमी देशों के रिश्तों में दरार डाल दी है। खासकर अमेरिका इजरायल के हमलों में जिस तरह ईरान के 170 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई, उस घटना के बाद तो इटली जैसे देश के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के तेवर भी ट्रंप के खिलाफ तल्ख हो गए। जबकि पहले जॉर्जिया मेलोनी और ट्रंप की कूटनीतिक केमिस्ट्री की काफी ज्यादा तारीफ हुआ करती थी। अब पश्चिमी देशों के बीच हालात क्या हैं, उस पर जरा गौर कीजिए। तस्वीर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये देखिए। ईरान के खिलाफ युद्ध में एक तरफ आपको अमेरिका और इजरायल खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका और इजरायल ही ईरान से सीधे जंग भी लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आपको नजर आ रहे होंगे इटली, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और साउथ कोरिया। ट्रंप के हॉर्मुज प्लान में इन देशों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अमेरिका के सहयोगी देश होने के बावजूद ये हॉर्मुज में अपने शिप भेजने को राजी नहीं है, वो भी तब जब रूस के खिलाफ जंग में ये अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन की पिछले 5 सालों से मदद कर रहे हैं। यानी इनके लिए अब ट्रंप की बात का कोई वजन नहीं रह गया। अब सवाल यह है कि इन देशों ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर शिप भेजने से इनकार क्यों किया है। ईरान अमेरिका युद्ध का अभी जल्द कोई अंत होता नजर नहीं आ रहा। दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बारूदी हमले जारी हैं। बीते 24 घंटों में ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त स्ट्राइक की। सेजल मिसाइल और ड्रोन से दुश्मन के ठिकानों को टारगेट किया। यूएई के अल धफ्रा में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। ईरान ने सोमवार को इजरायल के खिलाफ फतह 2, इमाद और गदर जैसी घातक मिसाइलों से हमले किए। इतने विध्वंसक माहौल में ट्रंप ने सहयोगी देशों से हॉर्मुज में शिप भेजने की बात कही। इस पर जापान ने कहा है कि अभी मिडिल ईस्ट में शिप एस्कॉर्ट करने के लिए जहाज भेजने का कोई प्लान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के एक मंत्री ने स्थानीय मीडिया को बताया है कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट पे कोई शिप नहीं भेजने जा रहे। साउथ कोरिया का कहना है कि ऐसा कोई भी फैसला वॉशिंगटन से बात करके लिया जाएगा। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि ऐसा कुछ तब होगा जब संघर्ष की स्थिति स्थिर हो जाएगी। यानी शुरुआत में सबने शिप भेजने से मना कर दिया। The Strait of Hormuz being closed is also because the closure of Strait of Hormuz is really dangerous for the oil supplies, energy supplies to Asia. During the weekend, I also had talks with UN UN Secretary General. I had talks with Antonio Guterres about whether it was possible to also have the same kind of initiative. अब सवाल यह है कि सहयोगी देश शिप भेजने से इनकार क्यों कर रहे हैं। दरअसल इसकी कई बड़ी वजह है। पहली वजह यही है कि अमेरिका के सहयोगी देश जंग में कूदकर कोई नुकसान नहीं उठाना चाहते। दूसरा, ईरान युद्ध के बाद तेल गैस संकट ने दुनिया पर आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ा दिया है। ऐसे में ये देश युद्ध में उतरकर और आर्थिक नुकसान झेलने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा, कई यूरोपीय देशों में ईरान पर हमलों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इन देशों की जनता अमेरिका इजरायल के ऑपरेशन से सहमत नहीं है। चौथा, पश्चिम के कई देश रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। ऐसे में वो एक और मोर्चे पर जोखिम नहीं उठाना चाहते। यही वजह है कि अपने हितों को देखते हुए वो ट्रंप की बात से किनारा कर रहे हैं। पश्चिम जो देश है, खास करके नेटो, किसी भी देश को भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि अगर कल रशिया उनके ऊपर हमला करता है, क्या अमेरिका उनकी मदद करने आएगा। जहाँ तक अमेरिका का तल्लुक है, उसने यूक्रेन से भी अपना मुंह मोड़ दिया है और साफ तौर पे कहा है कि जहाँ तक नेटो का तल्लुक है,
अमेरिका को नेटो की आवश्यकता नहीं है, नेटो को अमेरिका की आवश्यकता है। फिलहाल ये सभी देश वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। ईरान युद्ध खत्म होने की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच एक आशंका ये भी है कि अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट ज्यादा दिन तक बंद रहा तो इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। ऐसे में ये भी हो सकता है कि कुछ वक्त बाद इनके स्टैंड में कोई बदलाव आए। आइए अपनी दूसरी खबर का रुख करते हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध मिडिल ईस्ट में लड़ा जा रहा है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भारत में हर जगह देखने को मिल रहे हैं। गैस की किल्लत की वजह से मिट्टी के चूल्हे पर खाना बन रहा है। जरूरतमंदों का पेट भरने वाली जिन रसोइयों में सस्ता खाना मिलता था, उनमें से कई रसोइयां बंद हो चुकी हैं। सूरत में मजदूर काम बंद होने से अपने घर लौट रहे हैं। गैस की किल्लत के बाद कोयला भी महंगा हो गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी से कई रेस्टोरेंट, ढाबे, क्लाउड किचन और स्ट्रीट फूड वेंडर्स पर सीधा असर इसका पड़ रहा है, जिससे गिग वर्कर्स के सामने भी संकट खड़ा हो गया है। जम्मू कश्मीर में गैस की कमी के चलते होटल, रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं। यहां पर्यटन पर इसका असर नजर आ रहा है। गैस की किल्लत ने मानो जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। हालांकि सरकार कह रही है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि किल्लत नहीं है तो फिर ये लंबी लंबी लाइनें क्यों हैं? गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर राजनीति पर बाद में आएंगे। पहले आपको उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसके साइड इफेक्ट पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इधर अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग ने दुनिया का सुकून छीन रखा है। उधर गैस किल्लत ने देशवासियों की नींद उड़ा रखी है। बागपत के संस्कृत गुरुकुल में बटुकों के हाथ में चिमटा है, आटा है, सामने मिट्टी का चूल्हा है और चूल्हे पर रोटी पक रही है। बागपत के इस गुरुकुल में कई दिन से सिलेंडर की सप्लाई नहीं हुई है, इसलिए अब बटुक मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बना रहे हैं। यहाँ पे सिलेंडर नहीं है, 3-4 दिन होगी, इसलिए हमें चूल्हे पे रोटी बनानी पड़ रही है। 2 विद्यार्थी एक टाइम पे लगता है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे पुराना दौर लौट आया है, जब मिट्टी का चूल्हा होता था, लकड़ी जलाकर खाना बनता था। मुरादाबाद के हलवाई भी उसी दौर में चले गए हैं। अब लकड़ी और कोयले की भट्टियों पर ही व्यंजन बन रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर बिल्कुल नहीं मिल पा रही है, जो मिल पा रही है वो बहुत महंगा, वो सिर्फ किसी को मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा। जिस चाय से सुबह की आंखें खुलती थी, उस चाय की भी चर्चा है। सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से चाय का रेट भी मिसाइल की तरह भागा है। 10 रुपए वाली चाय देखते ही देखते 15 रुपए की हो गई। अनुमान है कि 20 की भी हो जाएगी। जो चाय सुबह की आप पी रहे हैं, वो चाय भी अब महंगी हो गई। वजह यह है कि सिलेंडर पीछे से नहीं मिल रहा है। जो सिलेंडर इनके पास था, वो सिलेंडर भी अब खत्म होने की कगार पे है। कोचिंग सिटी कोटा में इन दिनों पढ़ाई से ज्यादा कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की चर्चा है। गैस का संकट इतना विकराल हो गया है कि शहर के हजारों हॉस्टल और मेस संचालकों को लकड़ी और कोयला भट्टी पर खाना बनाना पड़ रहा है। जहां लाखों कोचिंग छात्र रोजाना भोजन करते हैं, गैस नहीं मिलने की वजह से कई मेस में नाश्ता बंद कर दिया गया है, तो कुछ ने अस्थायी रूप से सेवाएं कम कर दी है। 200-250 बच्चे चल रहे थे जैसे तैसे, पर अभी तो बहुत दिक्कत आ गई, सिलेंडर भी नहीं मिल रहे हैं ईरान युद्ध की वजह से। मायानगरी मुंबई में भी चूल्हा लौट आया है। गैस किल्लत की वजह से मुंबई के मशहूर साउथ इंडियन खाने के आउटलेट में अब चूल्हे पर खाना बन रहा है। मुंबई में जहां लगातार तमाम गैस सिलेंडर और चीज़ें देखने मिलती थी, अब आपको मुंबई के तमाम बड़े रेस्टोरेंट्स में इस तरह चूल्हा और जो कोयला है उसका इस्तेमाल यहां पर देखने मिल रहा है। ग्वालियर में भी गैस सिलेंडर की किल्लत के कारण 4 में से 3 दीनदयाल रसोई बंद हो गई है। नोएडा में गैस सिलेंडर की किल्लत के बाद लोगों ने विकल्प के तौर पर लोहे के चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन मार्केट से अब ये लोहे के छोटे चूल्हे भी खत्म हो गए हैं। डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब मार्केट में जो लोहे के चूल्हे हैं उन पर भी जो है उनकी भी कमी जो है वो देखने को मिलती है। गैस किल्लत के साइड इफेक्ट की ये तस्वीर सूरत से आई है, जहां मजदूर पलायन कर रहे हैं। ब्लैक मार्केट में कीमत 4 से 5 गुना है। इनके सब्र का बांध अब टूटने लगा है।
क्या दिक्कत आ रही है, क्यों जा रहे हो गाँव? गैस नहीं मिल रहा, सिलेंडर नहीं मिल रहा है यहाँ पर, और सिलेंडर जो मिल रहा है वो सब ब्लैक में बेच रहे हैं, तो 300-400-500 रुपये किलो बेच रहे हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि पैनिक ना हो, गैस की कोई किल्लत नहीं। पर्याप्त मात्रा में क्रूड अवेलेबल है। हमारे पेट्रोल पंप्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं। 100% सप्लाई टू सीएनजी, एलपीजी। दोबारा से वही बात दोहराऊंगी कि स्थिति अभी चिंताजनक है, लेकिन हमारे डोमेस्टिक एलपीजी कंज्यूमर्स को एलपीजी की सप्लाई की जा रही है और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। न दुनिया को पता है कि ये जंग कब रुकेगी और न हमारे देश में लोगों को पता है कि गैस सिलेंडर की किल्लत कब खत्म होगी। इस बीच अखिलेश यादव ने आज एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, जो सब कुछ लाने का दावा करते हैं वो राम रसोई को चलाने के लिए सिलेंडर नहीं ला सकते क्या? वहीं ममता बनर्जी ने भी कोलकाता में एलपीजी किल्लत को लेकर मार्च किया। टीएमसी का ये मार्च कॉलेज स्क्वायर से डोरीना क्रॉसिंग तक था, जिसमें बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। आज राज्यसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दी। अगर सरकार को ये पता था कि एलपीजी इंपोर्ट संकट में पड़ेगा तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्यों नहीं किए गए? यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी परिस्थिति में भी यह राजनीति से बाज नहीं आते हैं और उनको ऐसे क्राइसिस में देश के साथ खड़े होने के बजाय देश में एक अराजकता लाने का प्रयास करते हैं। जब पेट्रोलियम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया तो फिर सारे कांग्रेस एमपी पूरा हंगामा करके स्टेटमेंट नहीं सुने, फिर यह मुद्दा उठाते हैं, जब जवाब देते हैं तो सुनते नहीं है। हमारी तीसरी खबर के केंद्र में चुनावी प्रदेश पश्चिम बंगाल है, जहां चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही चुनाव आयोग ने राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया है। चुनाव आयोग ने पुलिस महानिदेशक पीयूष पांडे को हटाकर सिद्धनाथ गुप्ता को नया पुलिस महानिदेशक बनाया है। ममता के करीबी पुलिस कमिश्नर सुप्रतिम सरकार को हटा दिया गया है। उनकी जगह अजय कुमार नंद को नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को भी हटा दिया गया है। उनकी जगह संघमित्रा घोष नई गृह सचिव है। ईसी ने मुख्य सचिव नंदनी चक्रवर्ती को भी हटा दिया है। अब नए मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला बने हैं। इस बीच आज ममता बनर्जी ने इन तबादलों पर मास्टर स्ट्रोक मारा। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार से परामर्श किए बिना महिला मुख्य सचिव का तबादला करना महिला विरोधी कदम है। पश्चिम बंगाल में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होते ही चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। एक एक कर कई बड़े अधिकारियों के तबादले कर दिए। इनमें पुलिस महानिदेशक भी हैं, पुलिस कमिश्नर भी, गृह सचिव भी और मुख्य सचिव भी। चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी पहले से ही सवाल उठा रही थी। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही थी। अब चुनाव आयोग ने जो फेरबदल किए हैं उसने टीएमसी को गुस्से से भर दिया है। ये चुनाव आयोग अपना पावर का गलत इस्तेमाल करके ममता बनर्जी सरकार को डैमेज करने की कोशिश कर रही है। ये नहीं चलेगा। ये बीजेपी और ईसी का षड्यंत्र है। कुछ चुनावों से जो डेट आते हैं और दिए जाते हैं और जिस तरह से फेज बनाए जाते हैं वो सब मुझे तो लगता है कि भाजपा के कन्वीनियंस से बनते हैं। चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि हटाए गए अधिकारियों को चुनाव खत्म होने तक किसी भी चुनावी ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। पूरा देश जानता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जानबूझ करके सरकार से मिलकर के दिल्ली की और चुनाव आयोग से मिलकर के अधिकारियों को हटाया होगा। आप बताइए, यूपी में तो कभी नहीं डीजीपी हटता। अपने मालिकों को खुश करने के लिए चुनाव आयोग ने किया है। इनके मालिक कौन है? प्रधानमंत्री, जो देश के प्रचार मंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। ये लोग किसी को भी निकाल लें, लेकिन ममता बंदोपाध्याय, ममता बनर्जी को बंगाल की जनता के दिल से नहीं निकाल सकते। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को और दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। लेकिन वोटिंग से पहले ममता के करीबी अफसरों के तबादले ने सियासत को 360 डिग्री का टर्न दे दिया। हाँ, ये तो गलत कदम है हमारे ख्याल में।
पश्चिम बंगाल के खिलाफ एक ठो कदम है। हम ये नहीं चाहते इससे चुनाव परिचालना करना और भी मुश्किल हो जाएगा। ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है। कभी भी किसी भी प्रदेश में अगर आप देखोगे, अगर वो अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग पारदर्शी चुनाव व्यवस्था को कराने के लिए करता है तो ये स्वागत योग्य है। अब सवाल यह है कि अगर आयोग चुनाव के समय किसी अधिकारी को पद से हटाता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अगर कोई अधिकारी चुनावी प्रक्रिया में लापरवाही, पक्षपात या अपने काम में चूक करता है तो ईसीआई उसे हटा सकता है और उसकी जगह किसी दूसरे की नियुक्ति कर सकता है। ये कार्रवाई मुख्य रूप से चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए होती है। एक बार अगर किसी अधिकारी को चुनाव के दौरान हटाया गया तो किसी भी चुनाव में वो अधिकारी महत्वपूर्ण पद पर नहीं रह सकता। इसके अलावा उस अधिकारी के प्रमोशन पर भी असर हो सकता है। ये चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। कल ये कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में फलाने को आपने ये कर दिया, फलाने का जजमेंट। ये संवैधानिक संस्था को कमजोर करना चाहते हैं। चुनाव से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आश्वासन दिया था कि असम समेत सभी चुनावी राज्यों में इलेक्शन शांतिपूर्ण ढंग से होंगे। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए चुनाव आयोग ने बंगाल की तरह असम में भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की तैनाती और ट्रांसफर किए हैं। Changing the Home Secretary and Chief Secretary of only West Bengal, while the rest continue to be in their places, just goes to show that there is some kind of a fear factor when it comes to defeating Mamata Banerjee ji. अब टीएमसी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है, जिस पर आने वाले दिनों में सियासी युद्ध के और तेज होने की आशंका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।